मिट्टी को जब शुरुआत में साइंस ने तरक्की करी तो साइंस के एक साइंटिस्ट ने गलती से हर बीमारी की जड़ में बैक्टीरिया को पाया। कम्युनिकेबल डिजीज बहुत होती थी, हर बीमारी की जड़ में बैक्टीरिया मिलता था। उस व्यक्ति को लगा, हे राम, ये बीमार है, इसकी वजह क्या है? बोले बैक्टीरिया है। ये वजह है क्या है? जीवाणु, विषाणु, वायरल बैक्टीरिया। और ये पूरी दुनिया डर गई, क्योंकि उस टाइम और बीमारियां तो होती नहीं थी। नई बीमारियों में तो जो कम्युनिकेबल डिजीज फैलती थी वही बीमारियां थी। उन लोगों को लगा कि बस ये जो बीमारियां फैल रही हैं, इन बीमारियों को फैलने का कोई रीजन जीवाणु, विषाणु है। तो व्यक्ति की प्रथम खोज इमेच्योरिटी पर थी, मैच्योर नहीं हुई थी। ऐसी बेवकूफी में हम लोगों ने जीवाणुओं को और विषाणुओं को अपना दुश्मन मान लिया। हमने एक चीज माना, जो भी जीवाणु है, जो भी विषाणु है, वो खतरनाक है, ये हमारे को मार देंगे। इस थॉट के साथ हम लोगों ने बहुत चीजों को डेवलप किया, जिसमें एक चीज थी पेस्चराइजेशन, दूध के जीवाणु विषाणु खत्म कर दो। दूसरा था एंटीबायोटिक्स, शरीर के जीवाणु खत्म कर दो। तीसरा था स्टेरलाइजेशन, ऑब्जेक्ट्स के खत्म कर दो। हम पागलों की तरह लग गए, हर प्रकार से जीवाणु विषाणु खत्म करो, जीवाणु विषाणु खत्म करो। हम बेवकूफों की तरह एक कल्चर पे लग गए जिसको हम लोगों ने अच्छे अच्छे नाम दिए, हाइजीन, सैनिटाइजेशन। ये सारे नाम जीवाणु और विषाणुओं को मारने के लिए दिए गए थे। हाइजीन मेंटेन करो, सैनिटाइजेशन करो, क्लीनिनेस करो, हर जगह सब कुछ यही हो रहा था। लेकिन जो हमारा एंशिएंट कल्चर है, जो हेल्दी कल्चर था, वो जीवाणुओं विषाणुओं के बहुत नजदीक था। गोबर की खाद अरबों जीवाणु विषाणु पैदा करती है। गाजर की कांजी अरबों जीवाणु विषाणु पैदा करती है। दही अरबों जीवाणु विषाणु पैदा करती है। आपका दूध, कच्चा दूध पीना अरबों जीवाणु विषाणुओं का खजाना था। मिट्टी के खेल, मिट्टी की झोपड़ी बनाना अरबों जीवाणुओं विषाणुओं का खजाना था। आपका ज्यादा बारीक से क्या बोलते हैं उसको, दरदरा कोई भी चीज पीस के खाना, कम टेम्परेचर पे मसालों का कूटना, ये उस फाइबर को सुरक्षित रखता था जो जीवाणुओं विषाणुओं की खुराक थी। कांजी, अचार, इतनी ही चीजें हम लोगों ने सिर्फ जीवाणुओं विषाणुओं को नजदीक रखने के लिए करी। हिंदुस्तानी कल्चर जहां टोटली जीवाणु विषाणु को सपोर्ट करता था, वेस्ट कल्चर ने वहीं पे अपोजिट किया। और उन्होंने सारे खेती से लेके केमिकल्स तक, जैसे कॉस्मेटिक्स में उन्होंने यूज किया ट्राइक्लोसन, वही ट्राइक्लोसन उन्होंने खेती में भी यूज किया। उन्होंने चौतरफा जीवाणु विषाणुओं को मारने के लिए प्रोडक्ट डेवलप किए। और जिन्होंने वो प्रोडक्ट डेवलप किए थे, एंटीबायोटिक्स डेवलप की थी। कमाल की बात मुझे ये लगती है, पता नहीं कितने लोग समझदार होंगे नहीं होंगे। दारिजनैन तो अपना प्रयत्न करेगी और मुझे उम्मीद है एक दिन बड़ी कम्युनिटी बनेगी। दारिजनैन एक इंटेलिजेंट एंड मोस्ट हेल्दी फैमिली हम क्लेम कर पाएंगे। जिन लोगों को साइंस और आयुर्वेद और बाकी चीजों के बीच में, ट्रेडिशन और ट्रेंड के बीच में जानना, और ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने एंटीबायोटिक पैदा की थी उन्होंने ही प्रोबायोटिक पैदा किए हैं। जो लोग कल तक एंटीबायोटिक के एडवोकेट थे, आज वो सबसे बड़े एडवोकेट प्रोबायोटिक के हैं। हाँ, प्रोबायोटिक के एडवोकेट में हम भी एक बड़े एडवोकेट हैं, लेकिन हमारा एंटीबायोटिक पैदा करने में योगदान नहीं रहा था, लेकिन प्रोबायोटिक के योगदान में हम बड़ा नारा लगा रहे हैं। ये सारी चीजें प्रोबायोटिक्स थी। जैसे हमारे को बचपन में बताया गया था, हमारे अनपढ़ बुजुर्ग भी बताते थे, अच्छा और बुरा, ऐसे ही ये सब अच्छा बुरा था। तो सबसे पहला जवाब है, क्या कल सब कुछ ऑर्गेनिक होगा? 100% ऑर्गेनिक होगा, क्योंकि केमिकल्स बायोटिक्स के सबसे बड़े दुश्मन। और आज खेती में, ऑर्गेनिक में कोई प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है तो प्रोबायोटिक्स बिक रहे हैं। ह्यूमंस में बिक रहे हैं तो प्रोबायोटिक्स बिक रहे हैं। वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिसर्च हो रहा है, माइक्रोबायोम पे हो रहा है, और इस पूरी दुनिया में जीवाणुओं के स्ट्रेन्स ही ढूंढे जा रहे हैं। ये इस चीज का संकेत है कि अगर इसके सुपर प्राकृतिक ऑप्शन पे जाना पड़ेगा तो ऑर्गेनिक खेती ही एकमात्र रास्ता है। या तो आप जैविक खेती अपना के बिना एफर्ट के, बिना किसी एफर्ट के आप जीवाणुओं विषाणुओं की संख्या को एंजॉय करिए, या आप केमिकलाइज्ड खेती करते रहिए, फिर एक नया प्रोडक्ट प्रोबायोटिक लाके डालते रहिए। ये करते रहिए, ऐसे करते करते खेलते खेलते एक दिन हम सब तक जाएंगे। एफर्टलेस मेकिंग इज ऑर्गेनिक। सेकेंड थिंग, लेकिन इससे तो भूखमरी का दौर आ जाएगा। हाँ, जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है,
उस हिसाब से भी भुखमरी का दौर आ जाएगा। तो भूख के कारण अगर हम ऑर्गेनिक सब कुछ ऑर्गेनिक कर देंगी सरकारें, तो हो सकता है आज हिंदुस्तान की जनसंख्या 140 करोड़ है, भूख के कारण 50 से 100 करोड़ लोग मर जाएं, ये संभावना है, बुरी से बुरी संभावना है, जो कोई चाहेगा नहीं। लेकिन अगर केमिकल्स का उपयोग बंद नहीं हुआ और मिट्टी बंजर हो गई और मिट्टी मरने लग गई, केमिकल से नदियां इसी तरीके से खराब हो गई, जैसे आज मैंने सुबह भी डाला कि दिल्ली शहर में पानी नहीं आएगा क्योंकि अमोनिया का स्तर बढ़ गया इंडस्ट्रियल केमिकल्स की वजह से। आज न्यूज है, अगर यही हालात रहे तो 150 करोड़ मर जाएंगे। जब सरकार के सामने या परिस्थितियों के सामने चुनाव होगा कि 150 करोड़ मारने हैं या 100 करोड़ मारने हैं, तो मुझे लगता है जो भी चुनेगा वो 100 करोड़ का मरना चुनेगा। लोग अच्छा नहीं बुरा सुनना चाहते, मैं बुरे की बात करता हूँ। लोग बोलते हैं ना कि इतने लोग मर जाएंगे, सरकार इससे डरेगी। आप लोग गलत पलड़े में गलत चीज रख रहे हैं। अगर नहीं रोका गया तो 100 नहीं मरेंगे तो 150 करोड़ के भी मरने का संकट पैदा हो जाएगा। तो समस्त मरे, इसकी वजह कुछ मरे, वो अफोर्डेबल। ये नेक्स्ट पॉइंट है। हमें अगर मिट्टी बचानी है, हमें वातावरण बचाना है, हमें नदियां बचानी है, हमें मनुष्य प्रजाति ही बचानी है, तो हमें ऑर्गेनिक जाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इंसान माँ बाप को बहुत प्रेम करता है, लेकिन उनके मरने के बाद उनके साथ नहीं मरता। इंसान एक ऐसा प्राणी है कि एक समय पे आके मुंह को त्याग देता है। जिस बाप के कंधे पे वो चलता है, सीने पे लिपटता है, प्राण खत्म होने के बाद वही औलाद एक दिन चिता में अग्नि भी देती है। ये हमारे को प्रकृति की देन है। जब ये मोह छूट ही जाता है तो एक दिन ये मोह भी छोड़ना पड़ेगा कि सबको नहीं बचा सकते, एटलीस्ट जितने ज्यादा से ज्यादा को बचा सकें उतने को बचाना ही एकमात्र विकल्प होगा। ये मैं पूरे दावे के साथ दोहरा सकता हूँ। हमारे पास कोई चारा नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई नया ग्रह नहीं है जहां से हम सब लोगों की रोटी उगा सकें। और इस बढ़ती पॉपुलेशन को रोटी देने के चक्कर में जो गलत हम कर सकते थे हम कर चुके, और उसका नतीजा आज ये है कि मात्र 30 से 40 साल में 1968 में भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, 1988 में जड़ें गहरी हुई थी, और 2028 तक आते आते मात्र 48 से 50 साल के अंदर आज हमारे देश की सारी भूमि लगभग बंजर होने पे आ गई। आप एक राजस्थान के जैसलमेर एरिया में रेगिस्तान अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन पूरे भारत में आप रेगिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकते। आज हमारे देश के हालात ये हैं कि कहीं सूखा पड़ रहा है, लातूर में किसान सुसाइड कर रहा है सूखे की वजह से, असम में लोग सुसाइड कर रहे हैं बाढ़ की वजह से। आज बेमौसम हरियाणा की सारी फसल गिर गई, दिल्ली की फसल गिर गई, क्योंकि बारिश आ रही थी, हम क्लाइमेट चेंज नहीं झेल पाएंगे। ऑर्गेनिक खेती भी खड़ी ना रह पाई, ये नहीं हो सकता। मिट्टी में जान खत्म हो गई है, थोड़ी सी भी हवा बहती है तो फसल लेट जाती है। ये सारे इस चीज के संकेत हैं कि अब हम ज्यादा झेलने की हालत में नहीं है। तो दूसरा है ऑर्गेनिक ही अवश्यंभावी भविष्य बनेगा। और अगर कोई बोलता है तो मैंने बुरा एग्जांपल दे दिया, ऐसा करेंगे तो 50 करोड़ लोग 100 करोड़ लोग भुखमरी से मर सकते हैं। हाँ सर, 150 करोड़ ना मरे इसलिए 100 करोड़ का चुनाव शायद हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दूसरी चीज, वर्तमान में क्या संकट है, भविष्य तो सुनहरा होगा। जितने लोग बचेंगे, जो भी रहेंगे, सुनहरा भविष्य होगा, दोबारा ऑर्गेनिक खेती लौटेगी। अब मेरे को कई लोगों का एक जवाब आता है, सर आपको लगता है सब कुछ केमिकल के बिना बन सकता है? हाँ, 100% सब कुछ केमिकल के बिना बन सकता है। सर कैसी बात करते हैं, मजाक करते हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। 1968 से पहले खेती में केमिकल नहीं था, कहीं पर भी हिंदुस्तान में केमिकल नहीं था। क्या तब ये लोग नहा नहीं रहे थे? क्या तब लोगों के बर्तन साफ नहीं हो रहे थे? क्या तब लोगों के कपड़े नहीं धुल रहे थे? क्या तब लोग खाना नहीं खा रहे थे? क्या था जो तब नहीं हो रहा था, जो 1968 के बाद होना चालू हुआ है, जब केमिकल्स ने हमारे यहाँ पर जन्म लिया है? मूर्ख लोग बोल देते हैं उससे पहले साबुन नहीं था। मैसूर सैंडल सोप, एक बार इतिहास निकालिए साहब, कब से मौजूद है? जब केमिकल्स नहीं थे तब से मैसूर सैंडल सोप मौजूद है। रानी क्लियोपेट्रा साहब उपटन यूज करती थी, आज मामाअर्थ उपटन बेच रही है। आप कह रहे हैं सब कुछ केमिकल फ्री नहीं हो सकता। सिर्फ एक अनपढ़ व्यक्ति जिसको केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं है, वही अति आत्मविश्वास में बात कर रहा है सब कुछ केमिकल फ्री नहीं हो सकता। उससे पूछो आपके दादाजी कौन से केमिकल से नहाते थे या नहाते ही नहीं थे, चक्कर क्या था? क्योंकि दादाजी के युग में तो था नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि दादाजी नहाते ना हो, पिताजी नहाते ना हो, और उनकी बुद्धि पे जो मैल जम गया वो तीसरी पीढ़ी की बुद्धि पे आ रखा हो।
खेती में केमिकल्स नहीं डलते थे, पानी में केमिकल्स नहीं डलते थे, कहीं पर भी केमिकल्स नहीं था, पर दुनिया थी। मुगल महारानियां, राजपूतानी महारानियां, कितना तो इतिहास मिलता है। सौंदर्य प्रसाधन, आयुर्वेद में एक शब्द है प्रसाधन, 5500 साल पहले लिखा गया शब्द है। 5500 साल पहले जब सौंदर्य प्रसाधन आ गया, संस्कृत में भी लिख दिया कि कॉस्मेटिक का इजाद 1980 में आकर हुआ है। 1980 में आके केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक का जन्म हुआ है, ना कि कॉस्मेटिक्स का जन्म। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का जन्म आज नहीं हुआ। आज लोग बोलते हैं सर राख से यूज कर लेते थे पहले, हाँ, आज उसी राख को आप इंग्लिश में एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हो, और जब कोई कंपनी उसे फेस वॉश में डाल देती थी, आप उसको नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट बताते हो। जिस चीज से आपने बर्तन धोने बंद कर दिए, उससे चेहरा मलमल के दिखाते हो और उसको इंस्टाग्राम पे बताते हो कि आई एम यूजिंग एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश। इससे बर्तन धुलने में समस्या कहाँ थी वो समझ नहीं आ रहा मुझे। आज इसका फेस पैक भी लगा रहे हो आप, आज इसके शैम्पू भी लगा रहे हो, और जो बर्तन धोने के लायक चीज नहीं थी उससे ये चेहरा भी धो रहे हो और चमका भी रहे हो, चाहते भी हो कि चमके। इट इज केमिकल फ्री वॉश। Activated charcoal is a chemical-free process. So the basic idea behind organic is majboori. The basic idea behind organic is majboori. जिसको भविष्य दिखता है, मैं आज एक बात आप लोगों के साथ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, और मेरा अभी तक जितना एजुकेशन का स्तर रहा है और जितने दर्जन में जुड़े हुए लोग हैं ये जानते हैं कि मैंने जो बोला वो बाद में अखबारों में छपा है और वो वैसा हुआ है, और ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग है। मैं अपना तो शरीर हूँ, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऊपर वाले की ब्लेसिंग है। आज मैं उसी नॉलेज के आधार पे एक और बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, या तो 2040 में ह्यूमंस नहीं या 2040 में केमिकल्स नहीं, ये तय है। ह्यूमंस और केमिकल्स में यही अंतर है, ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग पहले मेरी इस बात पे भी बोल देते थे केमिकल फ्री, ऐसे तो पानी भी एक केमिकल है। हाँ, तो इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी को पढ़िए, वो केमिकल फ्री मतलब हार्मफुल केमिकल फ्री होता है। जिन केमिकल्स को, सिंथेटिक केमिकल्स को ह्यूमंस ने जन्म दिया, उन्हीं केमिकल्स बोलते हैं। नेचुरल चीजों को केमिकल्स का नाम दिया जाता है, केमिकल्स नहीं होते हैं। केमिकल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नाम दे दिया जाता है। जैसे आप ह्यूमंस हैं, लेकिन मेरे को लोग जानते हैं डागर सर, तो वो मेरे को जानते हैं। आप किसी को बोलोगे एक इंसान, एक दिल्ली का इंसान, तो नहीं पहचानेंगे। तो इसी तरीके से नोमेनक्लेचर दे दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं वो आइडेंटिटी है, मैं ह्यूमन तो रहूंगा ही ना, तो मेरी आइडेंटिटी ह्यूमन है। लेकिन अगर कल को सिंथेटिक क्लोन से बच्चा पैदा किया जाएगा, उन्हें ह्यूमंस नहीं बोल पाएंगे। नाम उनके भी होंगे लेकिन उनको ह्यूमंस नहीं बोल सकते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट। ऑर्गेनिक हम लोगों की मजबूरी है, और इस ऑर्गेनिक को आज से अपनाने के फायदे क्या है? आज से ऑर्गेनिक अपनाने का आपको सबसे बड़ा फायदा क्या है? मैंने पहले भी एक मीटिंग में बताया था, मनुष्य का शरीर भोजन से नहीं चलता है, ये गलत अवधारणा है। अगर मनुष्य का शरीर भोजन से चलता है तो फिर मैकडी के बर्गर में बुराई कैसी? अगर व्यक्ति का शरीर भोजन से चलता है तो पिज्जा हट का पिज्जा जो सबको पसंद है, भारत का नेशनल फूड क्यों नहीं? अगर भोजन से शरीर चलता है तो मिल्क शेक सबसे हेल्दी ड्रिंक क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है अगर आप सोचे तो। इंसान को यही समझाया गया ना, हम सबको छठी 7वीं 8वीं क्लास तक यही पढ़ाया गया है, फूड इज एनर्जी एंड बॉडी रन्स ऑन एनर्जी, फूड इज मेन थिंग। और यही सोच सोच के कि फूड ही तो है, एवरीथिंग इज अ फूड व्हिच इज एडिबल एंड ईटेबल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडिबल एंड ईटेबल। तो हमने हर ईटेबल चीज को फूड मान ली, एडिबल चीज को फूड मान लिया। हर एडिबल चीज ईटेबल हो ये जरूरी नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एडिबल एंड ईटेबल। तो एडिबल तो है बहुत सारी चीज, ईटेबल नहीं है। हमारे बीच में जैम, नूडल्स, केचप्स, ये सब डाला गया कि ऑल दीज थिंग्स आर एडिबल, बट ईटेबल है नहीं, अब साइंस बताती है। पहले कंपनीज आई, ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं। अब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। मेरे जैसे भी ज्ञानी बनते हैं, ये मत खाओ, वो मत खाओ। ये ज्ञान कहाँ से आया? पहले तो खाने पे कोई रोक टोक थी नहीं, कुछ भी खाओ, मस्त खाओ। क्यों खाओ? क्योंकि केमिकल्स का प्रेजेंस नहीं था। खाओ जितना खाना है, लेकिन हम ज्यादा खा ही नहीं पाते थे। उसका कारण क्या था? When there is no presence of synthetic chemicals in your food, your leptin and ghrelin hormone works good. हमारी बॉडी में तो हार्मोन्स है, लेप्टिन एंड ग्रेनिल।
लेप्टिन बताता है भूख लगी हुई है, ग्रेलिन बताता है पेट भर गया। लेकिन जब सिंथेटिक केमिकल्स डलते हैं तो उनमें से बहुत से सिंथेटिक केमिकल्स इमिटेट करते हैं हमारे हार्मोन्स को, तो हमें पता ही नहीं लगता भूख कब लगी हुई है, पेट कब भर गया। ये पूरा कल्चर बदल दिया गया। ऑर्गेनिक फूड इसलिए भी आपको ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है कि जिस चीज में ऑर्गेनिक फूड होता है वो आपके बहुत अच्छा काम करता है, तो आपकी भूख और भूख के खत्म होने के बीच के संयम को संतुलन में लेके आता है। तो अगर कोई भी चीज 100% ऑर्गेनिक बनेगी या मसाले भी यूज करेगी तो आपके हार्मोन रिसेप्टर्स बेटर काम करेंगे, आपका हार्मोनल बैलेंस बेटर होगा। इसीलिए जितनी भी महिलाएं पेस्टिसाइड या नॉन ऑर्गेनिक चीजें खाती हैं वो मर्दों के मुकाबले ज्यादा परेशान रहती हैं, क्योंकि जितने भी पेस्टिसाइड हैं वो मर्दों को नुकसान कम देते हैं, उनमें सिर्फ नामर्दान भी पैदा करते हैं लेकिन फीमेल्स की पूरी हालत खराब कर देते हैं। इसका कारण है पेस्टिसाइड एस्ट्रोजन हार्मोन को मिमिक करता है। तो महिला की पहचान ही एस्ट्रोजन हार्मोन था, लेकिन जब उसे पेस्टिसाइड से गट में एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रेजेंस मिलती है तो बॉडी एस्ट्रोजन बनाना बंद करती है। इसलिए आजकल की महिलाओं के टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ते हैं, फेशियल हेयर्स आते हैं, टोर्सियस आती है, खुरदरापन आता है आवाज में, उसका स्ट्रक्चर मेल्स की तरह होने लगता है, उसको बहुत ज्यादा सिस्ट, ओवरियन सिस्ट, यूट्रस ये सब होने लगता है। ये सारे नुकसान आपके केमिकल पेस्टिसाइड बेस्ड फूड से हैं, क्योंकि ज्यादातर पेस्टिसाइड एस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं ना कि महिला ऐसी क्या परेशान है, पुरुष भी तो वही भोजन खा रहे हैं। पुरुष को उतना परेशान नहीं कर रहा, लेकिन अगर पुरुष बहुत ज्यादा, कई लोग पूछते भी हैं, मैं जवाब दे देता हूँ ओपन प्लेटफॉर्म पे, बोला बहुत कम हूँ, लेकिन एक बार मन होता बोलता हूँ। आजकल मैंने फेसबुक पे स्टेटस डाल दिया था, बोल दिया ऐसे स्टेटस मत डाला करो। अब मैं चुटकुले छोड़ने की आदत को छोड़ नहीं सकता। मैंने फेसबुक पे डाल दिया था, पहले मैं डरता था कि लोग कुछ बोल देंगे, अब मैं डरता हूँ कहीं मैं कुछ ना सुना दूँ। तो उसी में एक बड़ी अच्छी चीज है जो फीमेल एस्ट्रोजन को लेके है महिलाओं, कई लोग बोलते हैं कि हम तो इतने साल से यूज कर रहे हैं, हमें तो कुछ हुआ नहीं। अगर किसी को कुछ नहीं हुआ तो ये आईवीएफ क्लिनिक के हमने मंगल ग्रह के एलियन की तैयारी के लिए खोले हुए। हर चौराहे पे ये जो आईवीएफ क्लिनिक खुला हुआ है, ये जो हर छोटे से छोटा जीवाणु इंसानों अपने बच्चे पैदा कर लेता है, इंसानों से आज अपने बच्चे तक पैदा खुद नहीं हो रहे हैं, उसके लिए भी मशीनों का सहारा, कल्चर का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर ये केमिकल खाने और लगाने से कभी कुछ नुकसान हुए नहीं तो ये आईवीएफ की साजिश का नतीजा है। इसमें भी तो कोई पाकिस्तानी हाथ नहीं है, कोई बाहरी मुल्कों का हाथ तो नहीं है आप लोगों को प्रजनन क्षमता कम करने के लिए। आईवीएफ क्लिनिक्स आज कहीं भी बोलो टेस्टर बूस्टर्स, वो एक ऐड छपा रहता है, सिर्फ पतंगे रोगी मिले। अगर केमिकल का साइड इफेक्ट कुछ नहीं तो इन डॉक्टरों की दुकान कौन चला रहा है? मंगल ग्रहवासी ये एडमिट नहीं करना चाहते हैं। 81% लोगों को एक्ने की समस्या है, एडमिट नहीं करना चाहते हैं। 21% भारतीय जनता के घुटने खराब हो गए, स्वेलिंग आ गई, बॉडी ने पानी स्टोर कर लिया, बॉडी ने अपनी नेचुरल प्रवृत्ति छोड़ दी पानी को बाहर निकालने की यूरिन के थ्रू। हम एडमिट नहीं करना चाहते हैं। चाइल्ड कैंसर जैसा टर्म बन गया, शर्म आनी चाहिए हमारे देश को, हमारी पीढ़ी को शर्म आनी चाहिए, मेरी पीढ़ी को, मेरी से पिछली पीढ़ी को शर्म आनी चाहिए। हमारे जीते जी चाइल्ड कैंसर जैसा शब्द आ गया, बच्चों का कैंसर। टोटल कैंसर की मृत्यु में 7% योगदान अब बच्चे देने लग गए हैं। उसके बावजूद भी हम अपनी बेवकूफी में बोल रहे हैं हम तो इतने सालों से केमिकल खा रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो आपके घर में क्या बच्चा मरने का इंतजार कर रहे हैं तब मानेंगे? ये जो दूसरों के बच्चे मर रहे हैं, ये कहीं जाके गामा रेडिएशन में खेल रहे थे, न्यूक्लियर पावर प्लांट में नौकरी कर रहे थे ये लोग मोबाइल पे लगे रहते थे पूरा दिन, तंबाकू चबा रहे थे 6-7 साल के बच्चे। किस चीज से हुआ ये बच्चा पैदा करते ही कैंसर का शिकार हो रहा है। अगर ये केमिकल्स को मारने हैं, तंबाकू के सिर जड़ दो इसको। 5G जो बता रहे थे आप लोग कि बहुत पक्षी मर गए थे, झूठ फैला रहे थे, उस 5G को इसका अधिकार दे दो कि वैसे अब आपका बच्चे को 2-2.5 साल की एज में कैंसर हो गया, 5G रेडिएशन की वजह से होगा। ये बच्चा दिन रात फोन पे लगा रहा है, किसको देंगे आप ये इल्जाम?
चाइल्ड कैंसर की दर WHO ने इस साल भारतीय सरकार को चेतावनी दी है कि चाइल्ड कैंसर का डॉक्यूमेंट अब से भारत में नया रेडी होगा। हमें ये स्टडी करनी है कि किस ग्रोथ से चाइल्ड कैंसर के रेट बढ़ रहे हैं। जौनपुर से कल एक डॉक्टर साहब ने बस्ती में मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे। उन्होंने केसेस दिखाए, चाइल्ड कैंसर के केसेस डेली उनके पास ट्रीट होने के लिए आ रहे हैं। ये किस वजह से? रेडिएशन, तंबाकू, सिगरेट, शराब, जितने कैंसर के कारण आप जानते हैं उनमें से एक भी मौजूद नहीं है बहुत से। लेकिन एक कारण जो भारत सरकार ने कहा था, जिसको दारिश ने सबसे प्रमुख तौर पर प्रमोट किया है कि एक गर्भवती महिला की ओरनाल के अंदर, गर्भनाल के अंदर, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर 232 प्रकार का टॉक्सिक केमिकल मिनिमम पाया जा रहा है। वो एक रीजन जरूर जन्म से जाके कैंसर से जुड़ता है। इसके अलावा जितने रीजन आप कैंसर के जानते हैं उनमें से एक भी रीजन मुझे चाइल्ड कैंसर पे जोड़ के दिखाइए। उसके बाद भी हमारा जन जागरण नहीं हो रहा कि हम लोगों को केमिकल्स क्यों ड्रॉप करने हैं, ऑर्गेनिक क्यों अपनाना है। उसके बाद भी हम जानना चाहते हैं सर, आइडिया बिहाइंड ऑर्गेनिक क्या है। इस देश में चाइल्ड कैंसर नाम का एक टर्म है, दैट इज द आइडिया बिहाइंड ऑर्गेनिक। इस देश में डायबिटीज टाइप 1 जो कि 10 साल की उम्र के बच्चों में 76% से ज्यादा बच्चों में पाई जा रही है, 76% पेशेंट डायबिटीज टाइप 1 का 10 साल से नीचे मिल रहा है। दैट इज द आइडिया बिहाइंड ऑर्गेनिक। इस देश में 21 करोड़ लोगों के घुटने खराब हो गए जिस देश में कभी घुटने की बीमारी नहीं थी। दैट इज द आइडिया बिहाइंड केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स। इस देश में समृद्ध शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में आदमी सांस लेने लायक हवा नहीं जुटा पा रहा अपने लिए। दैट इज आइडिया बिहाइंड ऑर्गेनिक केमिकल फ्री। आज जब न्यूज़पेपर में छपता है कि दिल्ली की कई कॉलोनियों में कल पीने का पानी नहीं आएगा क्योंकि केमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल के कारण अमोनिया का स्तर बढ़ गया यमुना में, दैट इज माय आइडिया बिहाइंड ऑर्गेनिक केमिकल फ्री। आज 72% लोगों को गैस एसिडिटी है। That is my idea behind organic and chemical free. आज 28% जनसंख्या को हार्ट अटैक है। That is my idea behind organic and chemical free. आज एक व्यक्ति को अपने जीवन में ये गारंटी नहीं है कि मैं अगर अपने बच्चे को सही समय पे शादी कर दूं तो मैं अपने पोतों की शक्ल देख पाऊंगा। That is my idea behind organic. आज आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप 60-65 साल भी पूरा कर लेंगे बिना एक्सीडेंट के। That is my idea behind organic and chemical. आज कोई व्यक्ति अपनी रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट सही नहीं निकाल सकता। That is my idea behind organic and chemical. आज आप लेबल क्लेम में पिछले 25 सालों से टीवी के एडवर्टाइजमेंट पे देख के अपने घर में एक भी ढंग का प्रोडक्ट नहीं खरीद पाए। दैट इज आइडिया बिहाइंड ऑर्गेनिक केमिकल फ्री। 2012 तक अपनी शिक्षा से अशिक्षा के दौर में मैं अपने माँ बाप के लिए एक भी ढंग के प्रोडक्ट का चयन नहीं कर सका और 2005 के बाद 2006 में मिलीनियर बना जितेंद्र डागर नेटवर्क मार्केटिंग से अपने पैसे से अपने माँ बाप को लाला के जहर खिलाता रहा, जहर की संख्या बढ़ाता रहा, घटिया कॉस्मेटिक लाता रहा और अपने घर वालों को देता रहा और 6 साल तक ये दौर चला। उससे पहले मुझे लगता है कि जब मेरे पास पैसा नहीं था तो मेरे लिए अच्छा था, कम से कम मेरे माँ बाप लिमिटेड प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे, उनका केमिकल एक्सपोजर कम था। लेकिन मैंने अपने जीवन के 6 साल में अपने माँ बाप का केमिकल एक्सपोजर हद से ज्यादा बढ़ा दिया क्योंकि पैसा कमा रहा था लेकिन बुद्धि नहीं थी। दैट इज माय आइडिया बिहाइंड ऑर्गेनिक एंड केमिकल। मेरे देश में मैंने इंजीनियरिंग कर ली, केमिस्ट्री पढ़ी, केमिस्ट्री में 1999 नंबर ला के यूनिवर्सिटी टॉपर बना, ज्ञान पेला, दुनिया को ज्ञान पेला, थर्ड क्लास दिखाया, इनकार किया क्लास का टॉपर होने के नाते। लेकिन अपने घर के किसी प्रोडक्ट को खरीदते हुए कभी इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ा, पढ़ना नहीं आया। उस शिक्षा का जो चरम था और शिक्षा का जो अभाव था, दैट इज द आइडिया बिहाइंड क्रिएशन ऑफ डायरेक्ट माइंड। दैट इज द आइडिया बिहाइंड ऑर्गेनिक एंड केमिकल। एक बच्चा 12वीं ग्रेजुएशन तक शिक्षा अगर जा जाता अपने परिवार को नहीं बचा सकता, कैसे शिक्षित व्यक्ति है। परिवार पे अगर हमला हो रहा है, लठों से हमला होगा, गोलियों से हमला होगा, तलवारों से हमला होगा, तब परिवार बचाएंगे, तब आप जानेंगे कि आप सुरक्षित हैं। लेकिन तब नहीं जानेंगे आप अपने आप को सुरक्षित जब आपके घर में केमिकल से हमला हुआ और वो केमिकल भी आपको खरीद के अपने घर में लाके खुद अपने परिवार पे अटैक डालना पड़ा।
तब हमारी कॉन्शियंस नहीं सो के जागती, तब यह आइडिया आता है कि एजुकेशन का सबसे बड़ा मंच नेटवर्क मार्केटिंग, और अगर एजुकेशन आज सबसे बड़ी जरूरत है तो वो है कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट। जब मुझे पता लगा 2012 तक कि टीवी इंडस्ट्री ने मुझे ढंग का प्रोडक्ट ही नहीं दिया, मेरे सारे ढंग के प्रोडक्ट को करप्ट करके सबसे घटिया प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए अगर कोई दो मीडियम थे तो वो था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। उस दिन ये आइडिया आता है कि क्यों ना ऑर्गेनिक केमिकल फ्री को नेटवर्क मार्केटिंग मीडिया से सप्लाई किया जाए, जेन्युइन पढ़े लिखे लोगों को जोड़े, लालची लोगों को छोड़े, जेन्युइन पढ़े लिखे लोगों को जोड़ के क्यों ना जन जागृति करी जाए, व्यवसाय व्यापार और नियत एक साथ लेके आया। ये टेक्निकलिटी देना बहुत आसान है कि कन्वेंशनल प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में न्यूट्रिशन गैप 50% का है। हंगर इंडेक्स वो लोग बोलते हैं, मैं बहुत साइंस उड़ेल सकता हूँ, नमूना भी पेश कर देता हूँ, उसके बाद भी कुछ लोग बोलेंगे तो उनके सवालों के भी जवाब दे दूंगा। मोदी जी ने तो बोल ही दिया, लेकिन मैं उसके अलावा भी साइंस बोल देता हूँ। दो फूड होते हैं जो मोदी जी ने नहीं बोला और आप लोगों ने नहीं पढ़े, अभी बता देता हूँ। एक होता है डेंस फूड, एक होता है नॉन डेंस फूड। नॉन डेंस फूड आप तादाद में खाते हैं, डेंस फूड आप तादाद में नहीं खाते। डेंस फूड वो है जो न्यूट्रिएंट रिच है। अगर न्यूट्रिएंट रिच फूड आप खाने जाएंगे तो आपका पेट 300 ग्राम से ज्यादा भोजन नहीं समा सकता। लेकिन जब आप नॉन डेंस फूड खाते हैं तो एक पेट की क्षमता तकरीबन 7.5 किलो खाना खाने की है। आप नॉन डेंस फूड में 30 टाइम्स तक ज्यादा फूड कंज्यूम कर लेते हैं। ये दुनिया कभी परेशान नहीं होगी। आप जितना खाना 1920s में खाते थे उससे 30 गुना खाना आप आज खा रहे हैं, आप ये जानते ही नहीं। ह्यूमन स्टमक इज नॉट कैपेबल ऑफ होल्डिंग मोर देन 300 ग्राम फूड, लेकिन फिर भी आज पेट की समस्या इसलिए है क्योंकि आप एक टाइम में 300 ग्राम से ज्यादा भोजन कर सकते हैं, क्योंकि डेंस है नहीं। ग्रेलिन कभी नहीं मिलेगा जब तक न्यूट्रिएंट नहीं आ जाएगा कि हाँ जी पेट भर गया, हाँ जी पेट भर गया। लेकिन जब आप साबुत अनाज उबाल के खाना चालू करेंगे बिना प्रेशर कुकर के, आपका बजट आप ऑर्गेनिक भी खरीदेंगे तो आपके घर में चमत्कार हो जाएगा। आप दाल दुगने दाम पे खरीदेंगे लेकिन घर का बजट एक 1/3 रह जाएगा, 1/3 रह जाएगा। कारण क्या होगा? मिट्टी के हांडी में उबली हुई दाल खाने में इतनी कम लगेगी कि आपके गैस का पैसा और खरीद का पैसा दोनों के पैसे की बचत करके आपको दे देगी। ऑर्गेनिक महंगा नहीं, ऑर्गेनिक खाने में कम है, गैस का खर्चा कराएगा, एक बार खरीदने का खर्चा कराएगा, लेकिन पेट भरते हुए क्वांटिटी को 1/3 to 1/5 तक घटा देता है। लेकिन हम ये एक्सपेरिमेंट नहीं करते। हम एक्सपेरिमेंट करेंगे नया सूट, नया कोट पैंट, नई साड़ी, नया फोन खरीद के एक बार पैसे लगा के देखेंगे, नई वॉशिंग मशीन ले लेंगे, लेकिन एक बार के लिए ऑर्गेनिक फूड को ढंग से ट्राई नहीं करेंगे। सोच रोकी है, ब्लॉक है। टीवी में ब्रांड चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, जूतों में ब्रांड चाहिए, लेकिन फूड में ब्रांड नहीं चाहिए। फूड में क्वालिटी चाहिए नहीं, करना भी क्या है, मुफ्त का शरीर रखा मुफ्त में डलेगा। So that is the actual idea behind organic. That is the actually idea behind education about organic. यार इन चीजों को चेंज करो। आप ऑर्गेनिक को महंगा बोलते हो, जिस महीने आप ऑर्गेनिक को महंगा बोलते हो उसी महीने 5 आइसक्रीम खा लेते हो, 10 आइसक्रीम खा लेते हो, उसके टोटल 800 से 1000 रुपए देके आ जाते हो। आइसक्रीम में कौन सा फायदा दिखता है जिसे देख के खाते हो, और ऑर्गेनिक को किस मुंह से महंगा बता रहे थे? ऑर्गेनिक का कम से कम लाइफ में यूज तो है, लेकिन मुझे यहाँ अभी लगभग 400 450 लोग डेफिनेटली बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, कोई एक व्यक्ति भी मुझे आइसक्रीम का एक फायदा पोस्ट कर दे यहाँ पर, लेकिन आपके पास बजट है उसके लिए। ये पूरा देश 2.5 लाख करोड़ की कोल्ड ड्रिंक पी जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक का मार्केट 50,000 करोड़ का है। और उसके बाद ये देश ये भी बोलता है हमारे पढ़े लिखे लोग हैं। कई लोग बोलते हैं हमारे को मंगल ग्रह वालों से खतरा है, हमें एलियन से खतरा है। एलियन से कोई खतरा नहीं है, हमारे को इस मूर्खता से खतरा है कि जिस देश में ऑर्गेनिक का मार्केट 50,000 करोड़ और कोल्ड ड्रिंक का मार्केट 2 लाख करोड़, हमें उस देश से खतरा है, उस सोच से खतरा है। हमें उस सोच से खतरा है जहाँ शूज का ब्रांड 50,000 करोड़ करता हो, लेकिन भोजन जो समस्त दुनिया को चाहिए 50,000 करोड़ महंगा हो। हमें इस सोच से खतरा है।
हमारे को सोच से खतरा है कि घर की हर प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए, फूड को छोड़ के हमें सोच से खतरा है, बच्चों को खतरा है। आज मैं बात मेरे को किसी ने बोला, जब हमने किड्स का प्रोटीन प्रोड्यूस किया तो किसी ने कहा अगर इस रेट पे बेच पाओगे, मैंने कहा तुझे अभी भी क्या लगता है कि मेरा मुद्दा बेचना? मैंने कहा इससे सस्ते दाम पे मैं प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ यार, मैं प्रोडक्ट नहीं बोल पाऊंगा उसको। 70% चीनी, 80% चीनी। अगर किसी के माँ बाप, इतना मजेदार चीज मुझे लगती है कि एक व्यक्ति अगर अपने बच्चों के प्रोडक्ट देखे फेमस मल्टीनेशनल कंपनीज का, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, ये सब ब्रांड्स को अगर आप लोग एक बार स्टडी करेंगे, इनका लेबल क्लेम्स को स्टडी करिए, ये लोग क्या दावा कर रहे हैं, हम आपको प्रोटीन देंगे और उस प्रोटीन से आपके बच्चों की ग्रोथ होगी। कॉम्प्लान के नाम से नहीं होगी, ब्रांड नेम पिलाने से नहीं होगी। अगर कॉम्प्लान से तरक्की होती है, हॉर्लिक्स से तरक्की होती है, तो अपने बच्चे के हाथ पे परमानेंट टैटू करवा दो। बच्चे की ग्रोथ अगर होगी, मेंटल ग्रोथ अगर होगी, तो वो होगी उसके इंग्रेडिएंट्स कि उसमें डला क्या है। डलने के लिए बोलते हैं हम लोगों ने प्रोटीन डाला है। चलिए सर, आपको स्वीकार करते हैं प्रोटीन डाला है, बताइए कितना परसेंट प्रोटीन डाला है, बोले वो जान लो। और वो बोलते हैं रिसर्च में बताया है कंप्लेंट पीने वाले बच्चे बढ़ते हैं। रिसर्च ने कंप्लेंट नहीं बताया सर, रिसर्च ने बताया होगा प्रोटीन पीने वाले बच्चे बढ़ते हैं। आपने प्रोटीन डाल के रिसर्च कंप्लेंट के नाम पे कर दिया, ऐसा बताया। अब आप प्रोटीन लेने जाते हैं तो मुझे इस देश में बड़ा मजेदार आता है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। क्या अच्छा लगता है मुझे इस देश के अंदर? चीनी डाल रखी है, पता नहीं टेस्ट के नाम पे बिक रहा है, इट्स वेरी हेल्दी। एक प्रोडक्ट था जब मैंने पहली बार कंटेंट चालू करना चालू किया, आज भी एमएलएम में गारंटी बोल रहा हूं, 100 में से 93 ग्राम शुगर, लेबल प्लेन पड़ा 100 में से 93 ग्राम शुगर थी, 6 ग्राम प्रोटीन था, और वो बच्चों का इंडिया के अंदर नंबर 1 हेल्थ ड्रिंक था, नंबर 1 हेल्थ ड्रिंक। आज भी उस ब्रांड के अंदर मेरे ख्याल से 54% चीनी है, आज भी है। दूसरी उस ब्रांड में एक और शुगर है, उसका नाम है माल्टोडेक्सट्रिन, सुक्रोज प्लस माल्टोडेक्सट्रिन, शुगर में क्लेम देते हैं। तो वो भी हम शुगर का यूज है, वेरिएंट है, प्रीबायोटिक फाइबर है, लेकिन है कंबाइंड करेंगे तो, और उसमें प्रोटीन है ही नहीं। और एक ब्रांड ने दावा कर रखा है कि मेरे में प्रोटीन है, लेकिन मैं किस चीज से देता हूँ? 6 ग्राम प्रोटीन देता हूँ, मूंगफली से देता हूँ। अरे अपने बेटे को 100 ग्राम मूंगफली क्यों नहीं खिला देते? अगर मूंगफली का प्रोटीन देना है तो जिस देश में मूंगफली नहीं हो वहां मूंगफली से प्रोटीन दे रहा है, ये तो समझ आ रहा है, लेकिन आप मूंगफली का प्रोटीन क्यों खिला रहे हैं? हमारे टीवी पे ऐड आता है बच्चों की ड्रिंक का, हमारा प्रोटीन आता है फ्रॉम व्हीट, गेहूं से। हमारे देश में हमें खाने को नहीं मिलता, इसलिए हम गेहूं का प्रोटीन खाते हैं। हम कर क्या रहे हैं? इन विच डायरेक्शन आर वी गोइंग? हम क्या कंसंट्रेट करने जा रहे हैं? कोई कोस्ट इफेक्टिवनेस नहीं। गेहूं के प्रोटीन का दूसरा अर्थ मैं बताता हूँ, थोड़ा सा महंगा आता है, लेकिन कितना महंगा? केवल 700 रुपए किलो आता है। 700 रुपए किलो आता है, जिसके अंदर इलायची केसर फ्लेवर है, केसर इलायची फ्लेवर आता 700 रुपए किलो है, जिसको हम खरीद रहे हैं। प्रोटीन कंटेंट ही कितना उसमें पड़ता है यार, उतना तो आपके आटे में नहीं आ रहा जितने का क्लेम कर रहे हैं। हम नंबर 1 बच्चा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद क्या अपने बच्चे के लिए नंबर 1 ड्रिंक लेकर आ रहे हैं? नो, वी आर नॉट बोदर्ड, एक्चुअली वी आर नॉट बोदर्ड। मैं अपने लिए फॉर्म कौन सा लेके आऊंगा, उसके लिए 10 सवाल करूंगा, लेकिन अपने बच्चे के लिए हेल्थ ड्रिंक कौन सा लेके आऊंगा, उसके लिए 20 सवाल करूंगा। मैं अपने बच्चे को टिफिन कौन सा दूंगा, इसके लिए मैं 10 सवाल करूंगा, लेकिन उस बच्चे को भोजन क्या दूंगा, उसके लिए 1 ही सवाल है। हम लोगों को ये चीजें गौर करने के लिए बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक का आइडिया, कंप्लीट आइडिया रन्स ऑन अ मिशन, ह्यूमन डिजर्व्स टू लिव टिल ओल्ड एज। मेरे दादाजी, नानाजी, दादाजी को तो मिला, दादी और नानाजी को मिला, उनका सबसे बड़ा डर पता क्या था? बूढ़े नहीं होना, जवान बने रहना, जवान बने रहना, बूढ़े नहीं होना। और मेरी सबसे बड़ी चाहत पता क्या है? काश मैं बुढ़ापा देखता। इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है। आप सोचिए, आपसे पिछली पीढ़ी बूढ़े ना होने के लिए लड़ाई लड़ रही थी, हम लोगों का सपना बूढ़े होना है कि कम से कम परमात्मा ने बचपना दिखा दिया, जवानी दिखा दे, हे परमात्मा इतनी मेहरबानी करिए, बुढ़ापा और दिखा। और इस सारे डर के पीछे एक्सीडेंट नहीं है, पहले एक्सीडेंट होता था,
मेरा डर एक्सीडेंट से नहीं है, मुझे लगता है शायद एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में इतनी जगह ही नहीं है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए। 10-10 फुट पे गाड़ियाँ चलती हैं, क्या ही एक्सीडेंट होगा, क्या ही मरूंगा। लेकिन मेरा डर सबसे बड़ा ये है कि शायद मुझे मेरा शरीर मेरा दुश्मन बन जाएगा और बुढ़ापा नहीं देखेंगे। ये जो डर खत्म करने का आइडिया है वो आइडिया ऑर्गेनिक है। जब मैं ऑर्गेनिक खाता हूँ, ऑर्गेनिक चीजें करता हूँ, तो मेरे को कहीं से अंदर से आत्मविश्वास मिलता है कि शायद मैं बुढ़ापा देख पाऊंगा। जब मैं अपने मम्मी पापा के लिए ऑर्गेनिक चीज खरीद के लेके जाता हूँ, अपने भाई के लिए ऑर्गेनिक चीज खरीदता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है वो मेरे साथ शायद 10-12 साल 15 साल और बने रहेंगे। ये जो आत्मविश्वास है, ये आइडिया बिहाइंड ऑर्गेनिक है। मेरे को इन जटिलताओं पे लड़ाई नहीं लड़नी। तो बड़ा सिंपल है। अगर आज भी हम लोग इन चीजों को नहीं समझ रहे, जब मैं अपनी मदर को केमिकल फ्री साबुन देता हूँ या कोई चीज केमिकल फ्री देता हूँ, तो मेरा ये आइडिया प्रबल हो जाता है कि मेरी मदर की आयु शायद बढ़ेगी और शायद मेरी मदर दूसरे लोगों से अलग रहे, उनको कैंसर ना हो, उनका बुढ़ापा ठीक से निकल जाए, उनको ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, चीज ना हो। मैंने फर्स्ट टाइम जब कंपनी में ऑर्गेनिक चाय पत्ती लॉन्च करी, तो आई थिंक टिल डेट भी उसका रेट लगभग 2000 रुपए किलो है। हर एक व्यक्ति ने एवरी इंडिविजुअल जिससे खरीद के इंडिया में लॉन्च करी, उस व्यक्ति ने भी मुझे बोला कि मिस्टर डागर ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा। तो मैंने उनको बोला कि सर सवाल ये है ही नहीं कि ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। मैंने कहा मेरे फादर टी एडिक्ट है और मैंने कहा चाय नहीं छोड़ सकते, और जिस मात्रा में केमिकलाइज्ड चाय पी रहे हैं उस मात्रा में मुझे जल्दी छोड़ गए। मैंने कहा तो अगर ये चाय नहीं बिकी ना, तो मैं सारी चाय अपने घर पे दे दूंगा। और अगर मेरे पिताजी को 2000 रुपए किलो चाय पी के बचना पड़ता है, कि मेरे पिताजी महीने में आधा किलो पी लेंगे, किलो पी लेंगे, 1000 रुपए की चाय पी लेंगे। मेरे घर में 300 की आती थी, 400 की आती थी, 600 और हो जाएंगे, लेकिन मैं 600 रुपए महीने में अपना बाप बचा रहा हूँ और ये कीमत मुझे बहुत कम लगी। आप चाय पत्ती की कीमत चाय पत्ती से देंगे, मैं चाय पत्ती से बाप की कीमत दूंगा। वो केमिकल चाय पत्ती के 5-5 कप पी के मेरे पिताजी नहीं बचते, लेकिन मुझे अपने पिताजी बचाने थे, तो मुझे 600 रुपए किलो महंगा नहीं लगा। मुझे लगा 600 रुपए महीने में मेरे से 2 बार और 1200 लेना वो ले लो, क्योंकि जिस दिन मेरे पिताजी बीमार पड़ जाएंगे और ईश्वर ना करे उन्हें कुछ हो जाए, उस दिन मुझे जिंदा डाकर खोला खड़े करके बोलेगा डॉक्टर साहब बाप बचा लो, चाहे 2 साल बचा लो और जितना पैसा चाहिए ले लो। उस दिन वो डॉक्टर बोलेगा बेटा 20 लाख लगेंगे, 30 लाख लगेंगे, बाप दर्द से मरेगा लेकिन 2 साल जिंदा रख दूंगा। बता देता है? हाँ मैं देने को तैयार। लेकिन जब तक वो बाप स्वस्थ जिंदा है, तो मैं चाय की कीमत देख रहा हूँ, तब बाप की कीमत नहीं देख। मैंने चाय लॉन्च कर और जो प्रोडक्ट मैंने वही कहा, एक बड़ा अच्छा कल किसी ने मुझे बोला कि सबसे बड़ी बात दारू में पता पहली बार क्या हुआ लाइफ में। मैंने कहा बताइए। कह रहे नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए ना हमें अलग से बजट रखना पड़ता था, क्योंकि जो प्रोडक्ट घरेलू होते थे वो तो हम यूज ही नहीं करते थे। जो कंपलसरी परचेज कंपनी हमसे करवाती थी उसमें हम कुछ न्यूट्रिशनल खरीद लेते थे, लेकिन हम अपने घर का सामान कंपलसरी परचेज के बाद भी बाहर से लेकर आते थे। बोले पहली बार दर्ज नहीं हो रहा कि जो प्रोडक्ट यहाँ का है वो यही होता है, बल्कि होता है कि बाकी कुछ भी आ जाए तो यहाँ का खरीद लिए। पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के 26 साल के इतिहास में वो क्यों हुआ? क्योंकि जब आज मेरे पास देखते हैं तो मैं भी अपना ही प्रोडक्ट यूज करता हूँ, और उसका एक ही रीजन वो है मेरा डर। मेरे को दूसरे ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं है साहब, इस प्रोडक्ट को हमने बनाया है, मुझे ट्रस्ट है कि ये प्रोडक्ट ये ब्रांड मुझे बचा के रखेगा। आज ऑर्गेनिक का कोर आइडिया अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो शायद आप लोगों ने मेरे से टेक्निकली कुछ और उम्मीद करी होगी। कोर आइडिया सर आपका परिवार, जिसकी कोई कीमत नहीं है जब तक जीवित है, लेकिन जब वो मरने लगेंगे ना सर, जब वो बिखरने लगेंगे, तो आपको उनकी कीमत का एहसास होगा। और उस दिन ऑर्गेनिक आपके लिए कुछ मोड़ के नहीं ला सकता। ऑर्गेनिक एक प्रिवेंटिव साइंस है, एक मेडिकेशन नहीं। ऑर्गेनिक एक विचारधारा है, मेडिकल क्रांति नहीं। तो ऑर्गेनिक का आइडिया प्रोस्पेक्ट सीधा आपके परिवार से जुड़ा। जो आइडिया आप जानना चाह रहे थे, ऑर्गेनिक का दूसरा अर्थ है आपका परिवार। इस दुनिया में लोग मरेंगे नहीं मरेंगे, भुखमरी से बचेंगे नहीं बचेंगे, इन सवालों के जवाब मैंने दे दिए, लेकिन ये सवाल सारे बेबुनियाद हैं। सबसे बड़ा सवाल मैं आज आपके लिए छोड़ रहा हूँ अभी, वो ये है क्या आपका परिवार ऑर्गेनिक डिजर्व करता है, नहीं करता, और अगर करता है तो क्या आप उसकी व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका सारा काम करने का प्रयोजन एक अच्छा घर खरीदना, एक अच्छी गाड़ी खरीदना हो, एक अच्छा फोन खरीदना हो, लेकिन पता लगे उस अच्छे घर तक परिवार नहीं बचा, उस गाड़ी में रहने के लिए कोई व्यक्ति नहीं बचा, उस फोन को यूज करने के कॉल करने के लिए दूसरा कोई अपना नहीं बचा, या दूसरा चांस हो सकता है कि उस बड़े घर के सुनहरे बेड में कैंसर का पेशेंट पड़ा है, जिसको आप अपनी BMW से डॉक्टर के पास कीमोथेरेपी कराने के लिए लेके जाते हैं, और उस महंगे फोन से एक आप ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ अपना अपॉइंटमेंट करते हैं। इस सारे विचार के पीछे हमारे अमीर होने के बाद हमारे परिवार का साथ होना जरूरी है। अगर हमारी अमीरी में हमारा परिवार साथ नहीं है तो ऐसी अमीरी कंगाली के बराबर। पिछले दिनों कोविड में बहुत नेटवर्क से निपट गए। मैं बड़ा प्राउडली बोलता हूँ कि डायरेक्ट सैनिक के इतिहास में शायद दर्ज में एकमात्र ऐसी कंपनी रही जहाँ शायद किसी परिवार में कोविड से कोई व्यक्ति नहीं था। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति भी निपटे जिनका 3.5-4 लाख रुपए का चेक किसी दूसरी कंपनी में। आज उनके परिवार के पास वो चेक तो है, ये नेटवर्क मार्केटिंग की बड़ी बात है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं। शायद उस व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर ना हुई होती तो बड़ी चीज थी। आज हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं, मैं इसका सरलीकरण करता हूँ थोड़ा सा। 90 से 99% बीमारियां जो हमारे शरीर को होती हैं वो डॉक्टर सही थे जहां से मैंने मुद्दा उठाया था, वो जीवाणु और विषाणुओं से होती है। लेकिन ये जीवाणु और विषाणु प्रकृति ने बनाए क्यों? प्रकृति ने बोला कि जब भी कोई व्यक्ति मृत हो जाए, कोई भी ह्यूमन एनिमल टिश्यू डेड हो जाए, जिसमें से प्राण निकल जाए, तुम्हारा काम है उसको खा के निपटा देना, जिसको जनरल भाषा में हम सड़ना बोलते हैं। हमारे शरीर में प्राण बहता है, प्राण रहता है, खून जो है प्राण का प्रवाह करता है, और इसी प्राणिक ऊर्जा के कारण हमारे शरीर के अंग अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके से जीवित है। होल बॉडी जीवित है, इसके अंदर अंग जीवित है। अब लेटेस्ट हमें पता लग गया कि मान लीजिए किसी को पेनक्रियाटाइटिस है, पेनक्रियास का कैंसर है, तो उसका अंग मर चुका है, पेनक्रियास मर चुका है। किसी एक व्यक्ति को लंग कैंसर है तो उसका लंग मर चुका, डॉक्टर काट के निकाल देता है। किसी को यूट्रस कैंसर है तो यूट्रस मर चुका, लंग निकाल देता है। एंड एक हैवी बैक्टीरियल ग्रोथ को ही कैंसर का दूसरा रूप बोला जाता है। ये बैड बैक्टीरिया उस एरिया में क्यों एक्टिवेट हुए, इन्होंने उसी एरिया को टेररिटाइज क्यों किया? द रीजन बिहाइंड दैट इज उस एरिया में प्राण ऊर्जा नहीं बची थी, या मैं कहूँ इम्यूनिटी नहीं बची। ये इम्यूनिटी स्वाभाविक तौर पे खून की कमी से जुड़ेगा, ऑक्सीजन की कमी से जुड़ेगा। कईयों ने कहा अल्कलाइन एटमॉस्फेयर, मैं भी बोलता हूँ ऑक्सीजन की कमी खून की कमी से भी आती है, योगासन की कमी से भी आ जाती है, निष्क्रियता से भी आती है। इसलिए कैंसर का एक मुख्य कारण बताया जाता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, निष्क्रियता। निष्क्रिय अंगों को जन्म देती है। इसलिए स्ट्रेचिंग बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, क्योंकि प्राण ऊर्जा का प्रवाह कोने कोने तक लेके जाती है। जब हेयर की स्कैल्प पे प्राण ऊर्जा नहीं बहती है किसी भी कारण से, तो वो उसको डेंड्रफ बोलते हैं। उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी स्कैल्प को अड्डा बना के बैठा है, क्योंकि वहां पे प्राण ऊर्जा नहीं। कई जगह एक्जिमा है, ऊपर की स्किन मर रही है क्योंकि प्राण ऊर्जा नहीं है, बैक्टीरियल काउंट नहीं। लेकिन वही चीजें बहुत सारी चीजों से अच्छी हो जाती हैं जब हम वहां पे बैक्टीरियल काउंट्स को बढ़ाते हैं, प्राण ऊर्जा को लेकर आते हैं। बड़ा सरल है, इसलिए स्किन की डिजीज ठीक नहीं होती, क्योंकि प्राण ऊर्जा का वहां तक प्रवाह करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई भी चीज जो स्वभाव से इनऑर्गेनिक है वो मृत है, उसमें प्राण ऊर्जा है ही नहीं। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग क्या बोलते थे, ताजा फल खाओ, ताजा सब्जियां खाओ, फ्रोजन मत खाओ। ताजा फल में प्राण ऊर्जा होती है, वो प्राण ऊर्जा आपका शरीर कंज्यूम करता है। ताजा सब्जियां खाओ क्योंकि उसमें प्राण ऊर्जा है। बासी भोजन को हमारे पूर्वज मना करते थे। बासी भोजन में हम क्या खा सकते हैं? हम सिर्फ उसी चीज को बासी खा सकते हैं जो चीज बेक की गई हो, ग्रेन्स हो, सीड्स हो। इंसान का जन्म जब जंगलों में था तो कंद, मूल और जड़ खाने के लिए हुआ, और जब आप जंगलों में थे तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था फ्रेश खाने का। लेकिन जब आप शहरों में आए तो आपको ऑप्शन मिला, डेड खाओगे कि फ्रेश खाओगे। लेकिन हमने डेड को चुना। हम सीड्स खाने वाले लोग नहीं थे, बीज खाने वाले लोग नहीं थे। हम लोग खाने वाले लोग थे कंदमूल और जड़, लेकिन आज हम कंदमूल जड़ नहीं खाते। तो ये जो है हमारी इम्यूनिटी को पर डे लो करता है,
ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स में भी जो हम ऑर्गेनिक प्लांट्स एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं वो आपकी बॉडी में जाके उसके एक्टिवाइज करते हैं। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, हर प्रकार के माइक्रोब्स को मारने की क्षमता रखता है, लेकिन जब ऑर्गेनिक प्रिजर्वेटिव होता है तो एकदम विपरीत काम करते हैं, वो प्रोडक्ट को माइक्रोब से बचाने का काम करते हैं, माइक्रोब्स को मारते नहीं। बहुत अंतर है दो चीजें। साइंस कितना भी समझाता जाऊंगा, सेशन बड़ा लंबा होता चला जाएगा, इसकी 150 बातें हम कर सकते हैं। तो आज सबसे बड़ी जो चीज है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, आइडिया बिहाइंड दिस कंपनी इज योर फैमिली। दारुजिनाइन का जन्म नेटवर्क मार्केटिंग से पहले, दारुजिनाइन का जन्म पैसे से पहले आपके परिवार को स्वस्थ बनाने के लिए, उसको सुरक्षा चक्र बनाने के लिए हुआ था। आज अगर आप शैम्पू लगाते हैं तो आप उसमें देखिए 50% हर्बल एक्सट्रैक्ट मौजूद होगा। आज आप अगर नहाने का साबुन लगा रहे हैं उसमें चेक करिए कितने हर्बल एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं। द होल आइडिया बिहाइंड दैट इज हर अंग पे जिसपे हमारी जो भी चीज इस्तेमाल हो उसमें भरपूर प्राणिक ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए। आज लोगों ने बोला दारुजिनाइन जैसे रिजल्ट कहीं नहीं, दारुजिनाइन जैसा रिजल्ट आएगा भी नहीं। बहुत सोची समझी बारीकी से R&D करके हम लोगों ने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। इस जैसा रिजल्ट इंग्रेडिएंट के यूज से नहीं आता। आप एलोवेरा भी डाल लीजिए, नीम भी डाल लीजिए, सब कुछ डाल लीजिए, लेकिन फिर उसको प्रिजर्व करने के लिए या उसके एंटीबायोटिक गुण के लिए आप उसमें थोड़ा सा ट्राइक्लोसन मिला दीजिए, आपके प्रोडक्ट की प्रवृत्ति में बदलेगी। जैसे मैंने किसी एक व्यक्ति को बोला था, मैंने मेरे को जनरलाइज एग्जांपल किया, एग्जांपल बुरा है। मैंने कहा एक व्यक्ति पनीर की सब्जियां लेके आया, शाही पनीर लेके आओ, 2 कटोरी में डाला, एक कटोरी साफ सुथरी धुली हुई थी, दूसरी जो कटोरी थी उसमें थोड़ा सा गोबर, उसने दोनों कटोरियों में बराबर मात्रा सब्जी की उड़ेल दी। अब पहली कटोरी में अगर हम देखें उसमें पनीर की सब्जी, दूसरी कटोरी में अगर हम देखेंगे तो वो गोबर है, सब्जी नहीं है, उसमें मात्र थोड़ा सा गोबर। एक थोड़ा सा गोबर अगर पूरे प्रोडक्ट को इनएडिबल या नॉन ईटेबल बना सकता है, तो इसी प्रकार से एक बड़ी फॉर्मुलेशन में एक छोटा सा यूज किया हुआ गलत तत्व पूरे प्रोडक्ट को भी गोबर बना सकता है, इनऑर्गेनिक बना सकता है, प्राणिक ऊर्जा को खींचने वाला बना सकता है। आज ऑर्गेनिक का मुद्दा चला ही है, मैं जीआईटी को भी एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताता हूँ आप लोग कैसे। उसमें हालांकि हम ऑर्गेनिक हर्ब्स यूज नहीं करते, वाइल्ड हर्ब्स यूज करते हैं। वाइल्ड हर्ब्स बाय नेचर ऑर्गेनिक होती है, लेकिन आज एक चीज बताता हूँ, आप लोगों को सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। रोग क्यों फैल रहे हैं? हमारा जो पानी था उसकी केमिस्ट्री थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको जीआईटी का भी महत्व समझ आएगा और गर्मियां चल रही मिट्टी के घड़े का भी महत्व समझ आएगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।